राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहाँ तक जाएगा, अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग फिर से 50 प्रश्नों का जो है क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका 14th नंबर सेट का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 13 सेट का प्रैक्टिस कर लिया है। आप में से कोई भी दोस्त नहीं किया है, उन सारी चीज़ों का प्रैक्टिस अच्छा से नहीं किया है, तो क्या करेंगे, इस वीडियो के लास्ट में जाकर के जो है चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं आज के सेशन को। आप में से बहुत सारे दोस्तों का क्या था, कमेंट था कि सर जो है आप फोटो जो खींच करके पढ़ा रहे हैं, इसमें जो है वीडियो का क्वालिटी बढ़िया नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने अपने तरफ से थोड़ा इफर्ट्स को थोड़ा सा बढ़ा करके इसको पीडीएफ फॉर्म में यानी कि टाइपिंग करके यहाँ पर आपके सामने लाया हूँ, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। इसलिए अब आपका जो है काम बाकी है, आपको 100% अपनी तरफ से देना है और पूरा का पूरा बढ़िया से यहाँ से समझ के जाना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यानी कि कौन जो है इन चारों में से उसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव, लोकसभा के अध्यक्ष। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग के अध्यक्ष। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जहां तक बात की जाए वित्त आयोग के बारे में, तो वित्त आयोग की चर्चा जो है संविधान का अनुच्छेद जो 280 है इसमें किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 280। वित्त आयोग एक कैसी निकाय है, ये कैसा संस्था है, तो ये आपका एक संवैधानिक संस्था है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी संस्था, जिस संस्था के बारे में जो है आपको संविधान में चर्चा किया गया है, उनको बोला जाता है संवैधानिक संस्था, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग। संसद हो गया, वित्त आयोग हो गया, कोई भी चीज जिसके बारे में संविधान में अगर उसकी चर्चा है तो उसको बोलेंगे आप संवैधानिक संस्था। अभी वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपका करंट अफेयर काफी यानी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो 16वां जो वित्त आयोग है, 16th फाइनेंस कमीशन, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है अरविंद पनघड़िया को। और इससे पहले 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह था। ये ध्यान रखेंगे। वित्त आयोग का काम क्या होता है दोस्तों, तो वित्त आयोग जो है राष्ट्र यानी कि केंद्र और राज्य के बीच जो है वित्त यानी कि जो है धन का क्या करेगा, संसाधनों का वितरण करता है, सही से सिफारिश करता है, अनुशंसा करता है कि कितना जीएसटी, कितना टैक्स का कलेक्शन हुआ और उसका किस प्रकार से राज्यों को अनुदान दिया जाए, किस प्रकार से उसमें राज्य और संघों का अपना अपना हिस्सा हो, ठीक है। ये सब के बारे में उसमें रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है, यानी कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है तो उसको कैसे हटाएंगे। लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो इसमें से आपका बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा आपका होता है संसद का निम्न सदन, है ना। आपका संसद का 3 अंग होता है, एक राष्ट्रपति, एक राज्यसभा और तीसरा आपका होता है लोकसभा। लोकसभा आपका निम्न सदन कहलाता है, राज्यसभा आपका उच्च सदन कहलाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को यदि हटाना है तो सबसे पहले इसकी नियुक्ति के बारे में जानिए। तो इसकी नियुक्ति होती है लोकसभा के सभी सदस्यों के जो है निर्वाचित, यानी कि वो मिलकर के निर्वाचित करते हैं, उसको चुनते हैं, ठीक है। तो जब लोकसभा के सदस्यों द्वारा ये चुना जाएगा तो क्या करेंगे, इसको लोकसभा के द्वारा ही हटाया जाएगा। तो लोकसभा के विशेष बहुमत द्वारा इसको हटाएंगे। किसके द्वारा, विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत क्या होता है ये ध्यान रखना है, एक होता है आपका साधारण बहुमत और एक होता है आपका विशेष बहुमत। तो साधारण बहुमत क्या होता है, जो आपका साधारण बहुमत होता है ना दोस्तों, जो उपस्थित उस मतलब की स्थिति में जो संसद या लोकसभा या फिर राज्यसभा में उपस्थित तत्कालीन है कि जो उसमें वोट देंगे, मत डालेंगे, उसका जो है क्या होना चाहिए, आधा से एक अधिक। मान लीजिए आज संसद का सत्र चल रहा है, लोकसभा का सत्र चल रहा है और जो है लोकसभा में कोई प्रस्ताव पारित करना है और उसको साधारण बहुमत से पारित करना है। तो मान लीजिए लोकसभा में आज 200 आदमी पहुंचे, तो 200 पहुंचे ना, तो इसका साधारण बहुमत बोलेंगे कि जो मतदान करेंगे ना 200 में से उपस्थित और मतदान करने वालों की संख्या के आधे से एक अधिक। तो इसका आधा कितना होता है, 100, और 100 से एक अधिक यानी कि 101 जरूरत पड़ेगा उस प्रस्ताव को पास करने के लिए। लेकिन यदि मैं विशेष बहुमत की बात करें तो विशेष बहुमत में क्या होता है, तो विशेष बहुमत में जो टोटल लोकसभा का सदस्य है उसका बहुमत होना चाहिए। तो टोटल लोकसभा का कितने सदस्य हैं, टोटल 543, तो 543 का बहुमत कितना हो जाएगा, 273 होता है। उसके बाद फिर उसका साधारण बहुमत, विशेष बहुमत में दोनों होता है, ये 273 तो होना ही चाहिए, साथ में लोकसभा में जितने सदस्य आए हैं उस टाइम पर मतदान करेंगे उसका साधारण बहुमत, तो दोनों को मिला देंगे तो बनता है आपका विशेष बहुमत। और इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, इसको हटाया जाता है। अगर राष्ट्रपति को हटाने की बात की जाए तो उसको महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया जो है कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और अभी वर्तमान में ध्यान रखेंगे, अभी वर्तमान में जो बिहार में जो सरकार क्या हुआ था, बदल गया है ना। तो वर्तमान में बिहार विधानसभा के जो विधानसभा का अध्यक्ष है, विधानसभा का अध्यक्ष कौन था, अभी आरजेडी, जो आरजेडी दल से था ना, अवध बिहारी, है ना। तो उसको हटाया गया है। और उसको कैसे हटाया गया, तो विधानसभा के अध्यक्ष को साधारण बहुमत से हटाया जाता है। आपने देखे होंगे उसमें टोटल जो है कितना, उसके विपक्ष उसके खिलाफ 125 मत पड़ा, यानी कि पड़ा था और उसको हटा दिया गया था। तो 243 का आधा कितना होता है, 243 का आधा ऐसे नॉर्मली माना जाता है 122, है ना। तो 122 से ज्यादा हो गया 125, इसलिए उसको क्या करना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा। बात कर लेते हैं बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का
संकेतक नहीं है, इसमें से कौन जो है आपका बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है? स्वच्छता, पेयजल, बाल मृत्यु दर, आय। तो इसमें आपका आय नहीं है, ठीक है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अंतर्गत इसमें 10 चीजों को शामिल किया गया है और इसमें आपका आय नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये। तो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो है आपका कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है, ध्यान रखेंगे, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यही आपका क्या करता है, इसका जो है इसको जारी करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहां पर थी? पाटलिपुत्र, बिहार शरीफ, गया, भागलपुर। तो पहले जानिए तुगलक वंश, तुगलक काल यानी कि आपका मध्यकालीन इतिहास के बारे में पूछ रहा है। और तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? जल्दी से बताइए, तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? ग्यासुद्दीन तुगलक ने किया था। कब किया था? ग्यासुद्दीन तुगलक ने कब किया था इसकी स्थापना? 1320 ईस्वी में किया था। और यह वंश 1320 से लेकर के 1414 तक चला था। इसके 3 महत्वपूर्ण शासक थे, ग्यासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इन तीनों को महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है। और अगर बिहार के बारे में संदर्भ में पूछा जाए तो ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बिहार में पूछा हुआ है बीपीएससी में। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? यानी ऑक्सीजन जो निकलता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, जो पेड़ पौधे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है, तो वो उत्सर्जन ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीजन किस पदार्थ से निकलता है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से, प्रकाश से। ध्यान रखेंगे, अगर ये मान लीजिए इस प्रकार से हम क्या लेते हैं, पत्ती ले लेते हैं ना, ये पत्ती में क्या होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और ये पत्ती क्या करती है, इसमें जब सूर्य की किरणें पड़ती है, सूर्य की किरणें होती है यानी कि पड़ती है इस पर, उसके बाद इस पत्ती में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ये क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और इसका जो तना है नीचे से जड़ से क्या लेता है? H2O को लेता है, जल को, है ना। और इसी जल से क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। तो जल से हमारा ऑक्सीजन निकलता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, ऋग्वेद यानी इसके बारे में जानते हैं, इसकी कब हुआ यह रचना? इसका 3500 ईसा पूर्व, है ना, 3500 ईस्वी पूर्व हुआ है इसका। ये ध्यान रखेंगे, 3500 ईस्वी नहीं हुआ, 3500 साल पहले बोलेंगे और 1500 ईसा पूर्व बोलेंगे, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसको ऋग्वेदिक कल्चर के बारे में। और इसका 9वां जो मंडल है वो सोम देवता को क्या है? समर्पित है। अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम, ये चारों के चारे महत्वपूर्ण ऋग्वेदिक कल्चर यानी कि ऋग्वेदिक संस्कृति का महत्वपूर्ण देवता था। अगर बात की जाए सबसे ज्यादा ऋग्वेद में किस देवता का चर्चा किया गया है, तो इंद्र का किया गया है। इंद्र को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है। पुरंदर मीन से होता है किलों का नाश करने वाला। और इंद्र को जो है वर्षा का देवता भी माना गया है, ये भी पूछा हुआ है आपको, ध्यान रखेंगे। तो वर्षा का देवता पूछे या फिर आपको पुरंदर पूछे तो ये आपका इंद्र है। और इंद्र के बाद ये वरुण जो है, वरुण नैतिकता का देवता है। किसका देवता है? नैतिकवान का देवता है ना। और अग्नि जो है, अग्नि क्या है? मध्यस्थता का काम करता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, अब वो सीधे सीधे ईश्वर या सीधे सीधे देवता से कैसे बात करेगा? तो ये आपका उस देवता से बात करने के लिए क्या करता है? बीच में मीडिएटर का काम करने के लिए किसको लेता है? आग को करता है, यानी यूज करता है, प्रयोग करता है, ठीक है। यानी कोई भी चीज बलि या फिर आहुति देता है आग में, और उस आग में जो आहुति दिया जाता है वो धुआं के रूप में देवता के पास पहुंच जाता है और वो सोचता है कि मेरा काम ऐसे ही होगा, ठीक है। तो देवता को, अग्नि देवता को मीडिएटर का काम, मतलब मीडिएटर के रूप में कार्य करता था ये। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आप लोग का 7वें नंबर का प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड जो समाचार पत्र है जो है, इसका जो है कौन संस्थापक है? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. पढ़निकर, सचिदानंद सिन्हा। तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र का क्या है? संपादक है। अभी वर्तमान में जो है गांधी परिवार यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर इसी नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र को लेकर के क्या चल रहा है? उस पर केस यानी कि मुकदमा चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये आपका। और अगर मोतीलाल नेहरू के बारे में पूछा जाए कि उसका समाचार पत्र कौन सा था, तो उसका समाचार पत्र का नाम था इंडिपेंडेंट। कौन सा समाचार पत्र? इंडिपेंडेंट, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में पूछ रहा है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष यानी कि मान लीजिए ये आपका क्या है दोस्तों? वायुमंडल है। देखिए कंसेप्ट को समझिएगा, जहां पर कंसेप्ट आएगा मैं वहां पर थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। अब ये आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हैं, अभी शॉर्ट्स देख देख करके आदत हो गया है आदमी को स्क्रॉल करने का, तो फटाफट छोड़ के चले जाते हैं वीडियो को, तो फिर कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब तक आप कंटिन्यू नहीं करेंगे तब तक आपको कोई फायदा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा वायुमंडल हो गया। तो वायुमंडल में हमारे क्या होते हैं? जलवाष्प होते हैं। तो जलवाष्प मतलब कि क्या होते हैं? पानी के कण होते हैं ना, जलवाष्प। तो मान लीजिए हम एक जलवाष्प का बड़ा सा चित्र लेकर के देखते हैं। तो ये मान लीजिए जलवाष्प का इस तरह से हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं? जूम कर देते हैं। तो अब यहां पर मान लीजिए सन है यानी कि सूर्य है। सूर्य से यहां पर किरणें आ रही है, इस प्रकार से आ रही है किरणें। तो ये किरणें आ गई। अच्छा, अब ये सूर्य की किरणें जो है आई, तो यहाँ पर क्या है? अभी यहाँ पर एयर है यानी कि वायु है, और यहाँ पर क्या है? वाटर यानी कि जल है। तो अब यहाँ पर आया तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पर अपवर्तित होगा, परावर्तित नहीं होगा, अपवर्तित होगा। तो यहाँ थोड़ा सा झुक जाएगा, है ना, थोड़ा सा झुक जाएगा, और फिर ये ऐसे चल जाएगा। फिर उसके बाद अंदर में क्या है? वाटर में फिर क्या होगा? ये आपका अवतल लेंस की तरह, यानी कि यहाँ पर ये परावर्तित होगा। यहाँ पर क्या होगा? परावर्तित। तो यहाँ पर परावर्तित हो गया, और फिर जब पानी के माध्यम से, वायु के माध्यम में आएगा तो फिर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपवर्तन। तो 2 बार अपवर्तन होगा, 1 बार परावर्तन होगा, और अंदर में परावर्तन हुआ ना, इसलिए इसको बोलते हैं कुल आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो बिल्कुल 2 बार अपवर्तन
और एक बार क्या हुआ था, कुल आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताएंगे। नेक्स्ट हमारा मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। जो मस्टर्ड गैस है ना, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ईंधन गैस के रूप में, रासायनिक युद्ध में, सरसों तेल के स्रोतों के रूप में, निर्गंधीकरण के रूप में। तो इसका जो प्रयोग किया गया था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूज किया गया था इसका, ध्यान रखेंगे। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में किसके रूप में किया गया था? तो रासायनिक युद्ध में किया जाता है इसका उपयोग, मस्टर्ड गैस। और इसी को सल्फर मस्टर्ड भी बुलाया था। क्या बुलाया था इसको? अगर सल्फर मस्टर्ड बोला जाए और या फिर आपको मस्टर्ड गैस बुलाया था, इसको बुलाया जाएगा। और इसका यूज फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किया गया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका तो आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देंगे, क्योंकि मैंने इसका आप लोगों को पहले ही इस क्वेश्चन को करवाया था। शक, गुप्त, हिंद, यूनानी, कुषाण। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो गिरिक ने चलाया था। इंडो गिरिक, इसी को हिंद यूनानी बोलते हैं, या फिर इसी को आप क्या बोलेंगे? हिंद यवन बोलेंगे। चाहे हिंद यवन बोले, इंडो गिरिक बोलिए या हिंद यूनानी बोलिए, इन्होंने ही सबसे पहले सोने के सिक्के चलाया था। और अगर आपको पूछे कि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? कुषाणों ने चलाया था। कुषाण शासक किसने चलाया था? कड़फिसस ने चलाया था। और अगर आपको बोले कि सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किसने चलाया था? गुप्त शासकों ने चलाया था। लेकिन सबसे ज्यादा तो चलाया था, किंतु उसमें सबसे ज्यादा खोट और मिलावट थी, यानी अशुद्ध सोने का सिक्का था। और कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था, और हिंद यवनों ने सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपको पूछ रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लोथल, यानी कि आपको ये सारे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, और उसके खोजकर्ता का नाम यहाँ पर सामने दिया हुआ है, आपको मिलाना है। लोथल, बनावली, मोहनजोदड़ो, रोपड़। मोहनजोदड़ो का तो नॉर्मल है, मोहनजोदड़ो सबको जानता है। 2 नंबर का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा यहाँ पर। मोहनजोदड़ो का राखालदास बनर्जी। लोथल का तो सीधा सीधा मिला हुआ है, दिया हुआ है सामने सामने, रंगनाथ राव, है ना। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ था? जल्दी बताइए तो कमेंट बॉक्स में, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ था? बिल्कुल राइट है, लोथल भोगवा नदी के किनारे था, है ना। बाकी बनावली की बात की जाए तो बनावली का खोज किसने किया था? तो बनावली का खोज किसने किया था? तो रविंद्र सिंह जो है बिष्ट ने किया था। वो से विष्ट, वो से बनावली। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से मिला लेंगे, और रोपड़ का फिर सामने सामने हो जाएगा यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर मैच कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, निम्न में से किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? अजात शत्रु का लोकप्रिय उपनाम, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष था ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष तो उसको सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है। अजात शत्रु कौन था? अजात शत्रु के बारे में ध्यान रखना, ये हर्यक वंश का शासक था। कौन सा वंश? हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु था। अजात शत्रु ने क्या क्या है? प्रथम बौद्ध संगीति इसी ने बुलाया था। अजात शत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर बुलाया था? राजगिरी या फिर गिरिब्रज में बुलाया था। ये आपको बीपीएससी में कई बार ये प्रश्न आपको आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। और ये आपका इस समय कौन प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? महाकश्यप को बनाया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, है ना। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत यानी कि आपका जो शक्ति होनी चाहिए वो 3 भागों में बांटा था उसको, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करे? कानून बनाने का काम करे। कार्यपालिका उसको लागू करवाने का काम करे। और न्यायपालिका यदि उसका उल्लंघन हो रहा है, किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है, तो उसका क्या करे? उसका जो है निष्पक्ष रूप से उसका जो है समाधान करे, है ना। तो ये आपका किसने दिया था? ये फ्रांसीसी, एक आपका फ्रांसीसी जो है फिलोसोफर था, दार्शनिक था, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दास कैपिटल किसका है? कार्ल मार्क्स का है दास कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? राष्ट्रपति के रूप में कौन सा कार्य किया है? ध्यान रखेंगे, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सीजीआई जो था आपका एम हिदायतुल्लाह ने जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। किसके स्थान पर? तो बीवी गिरी ने जब इस्तीफा दे दिया था, तो उसी की जगह जो है आपका एम हिदायतुल्लाह जो है क्या किया था? कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम किया था। ध्यान रखेंगे, एम हिदायतुल्लाह पहला मुस्लिम क्या है आपका? मुस्लिम जो है आपका सीजीआई है, पहला मुस्लिम सीजीआई है आपका एम हिदायतुल्लाह। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, राज्यसभा के सभापति को, लोकसभा के अध्यक्ष को। मैंने आपको 3 प्रकार के मंत्री ये संसदीय समिति के बारे में बताया था, और इस प्रश्न का आंसर तो आप लोगों को कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है। और पढ़ा हुआ क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे तो इससे मुझे भी ज्यादा दुख होगा, इसलिए आप लोग अच्छा से ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको 3 प्रकार के संसदीय समिति जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य को मिला करके बनाया जाता है। पहला मैंने बताया था आपको प्राकलन समिति, दूसरा आपको लोक लेखा समिति, और तीसरा सार्वजनिक उपक्रम की समिति।
तो लोक लेखा ये प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। जबकि आपको मैंने बताया था लोक लेखा जो समिति होती है या फिर जो आपका सार्वजनिक जो ये समिति होती है, ये इसमें 22 सदस्य होते हैं और उसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से चुने जाते हैं। और तीनों संसदीय समिति का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है और इसकी नियुक्ति यानी कि ये जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, तो ध्यान रखेंगे ये अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, तो यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। तो ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका पराबैंगनी किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें, गामा किरणें, इनका तरंग दैर्घ्य आपको बताना है कि आरोही क्रम में है ना, आरोही क्रम में इसमें कौन सा सही होता है। तो सब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसमें होती है, गामा में होती है, लेकिन सबसे कम तरंग दैर्घ्य इसका होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आपका। तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूक्ष्म किरणों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, उससे कम पराबैंगनी किरणों का, उससे भी कम एक्स किरणों का और सबसे कम आपका गामा किरणों का। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान चलाया गया था। नंगी हड़ताल कब किया गया था, ये तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपको ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, नंगी हड़ताल है ना। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था, 12 मार्च 1930 से किया गया था, है ना, किसके द्वारा, तो गांधी जी के द्वारा किया गया था। दांडी मार्च है ना, दांडी मार्च 12 मार्च से शुरू किया गया था ना, यहीं से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। 12 मार्च से 30 मार्च को जाकर के वहाँ नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था और 6 अप्रैल को जो है दांडी यात्रा की समाप्ति हुई थी। 24 दिन कंटिन्यू इसमें लगा था, है ना, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। सबसे पहले मुझे आप ये बताएंगे कि जो अस्थायी बंदोबस्त था इसको किसने लागू किया था, अस्थायी बंदोबस्त को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल अस्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था, लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था, लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था। कब किया था, तो आपका 1793 में किया था। कहां पर किया था, बंगाल में किया था, बिहार वाला क्षेत्र में किया था, ओडिशा में किया था, असम में किया था, लेकिन सिंध में नहीं किया था। ध्यान रखेंगे, तो हमारा ए सी डी हो जाएगा। तो 3 प्रकार का राजस्व था ना, राजस्व के लिए, राजस्व वसूली के लिए 3 प्रकार के आपका बंदोबस्त किया गया था। एक आपका अस्थायी बंदोबस्त, एक आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त और एक आपका महलवाड़ी बंदोबस्त। तो अस्थायी बंदोबस्त कर्नवालिस के द्वारा चलाया गया था, टॉमस मुर्नो के द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और जो है हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है आपका कौन सा बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त चलाया गया था। ठीक है, लागू करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका अगस्त घोषणा किसके द्वारा की गई थी, अगस्त घोषणा है ना, अगस्त 1940 यानी 1940 में ये जो घोषणा किया था किसके द्वारा किया गया था, तो बिल्कुल आपका लॉर्ड लिलिथ गो, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगस्त घोषणा लॉर्ड लिलिथ गो के द्वारा किया गया था। किसके लिए किया गया था, तो जब 1939 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, यानी कि दूसरा जो है विश्व युद्ध जब शुरू हुई थी, तो उस समय जो है गांधी जी और कांग्रेस और अन्य नेताओं के द्वारा भारत को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए जो है जोड़ यानी कि एकदम जबरदस्त तरीके से हंगामा और जबरदस्त तरीके से अंग्रेजों का विरोध किया था। अंग्रेजों ने भारतीयों का समर्थन मांगा था कि आप हमें युद्ध में शामिल जो है सहायता करें और हम क्या करेंगे, आपको जो है स्वतंत्रता दिलवा देंगे। लेकिन गांधी जी और अन्य नेताओं का यह कहना था कि हमने प्रथम विश्व युद्ध में आपकी सहायता की थी, आपने हमें स्वतंत्रता दिलवाने की जगह हमसे हमारा क्या किया, शोषण किया, और उल्टे हमारे ऊपर आपने रॉलेट एक्ट और जो है अन्य तरह के जो है मुकदमे और अन्य तरह की चीज़ें हमारे ऊपर थोप दी। इस प्रकार से इसका काफ़ी विरोध किया गया था। तो अगस्त घोषणा लॉर्ड लिलिथ गो के द्वारा 1900 कब, अगस्त 1940 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आपका, ये 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, ये आपका है, ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या किया गया था अगस्त घोषणा में, तो अगस्त घोषणा में कुछ घोषणाएं महत्वपूर्ण थी, ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात इसमें कहा गया था कि भारत को संप्रभु का राज्य दिया जाएगा, संप्रभु का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया था कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा बात कहा गया था कि वायसराय का जो कार्यकारी परिषद है उसका हम विस्तार करेंगे और उसमें अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल करेंगे। ये 3 बातें कही गई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ कुछ एलिमेंट्स यानी कि कुछ तत्व है और दूसरी तरफ उसके अयस्क हैं। कौन कौन सा यानी कि किसके अयस्क हैं ये आपको बताना है। तो मैग्नीशियम, यहाँ पर है मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज। अब आपको यहाँ पर सामने है ये सब, तो अगर आपको इन सारे अयस्कों का सूत्र अगर मालूम होगा तो ये आप आसानी से मिला लेंगे, अन्यथा काफी दिक्कत होता है इस प्रकार से। तो पायरोल्यूसाइड का जो सूत्र होता है वो होता है MnO2। ठीक है, MnO2। अब यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, मैग्नीज दिख रहा है, तो मैग्नीज किसका होगा, मैग्नीज यहाँ पर आपको डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो मैग्नीज का अयस्क हो जाएगा पायरोल्यूसाइड। इसी प्रकार से फॉस्फोराइट किसका हो जाएगा, तो फॉस्फोराइट का अगर सूत्र देखेंगे तो होता है कैल्शियम CaPO4OH, है ना, इस प्रकार से होता है, तो ये किसका होता है, कैल्शियम का होता है। इसी प्रकार से नाइटर किसका होता है, तो नाइटर यहाँ पर आपका पोटेशियम का होता है, क्योंकि नाइटर का सूत्र क्या होता है KNO3, ये होता है नाइटर का सूत्र। तो नाइटर किसका हो जाएगा,
पोटेशियम का हो जाएगा, और उसी प्रकार से मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा आपका, टैल्क हो जाएगा मैग्नीशियम का, ठीक है, मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, टैल्क। तो यहाँ पर आप लोग मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं द वे आउट। द वे आउट पैम्फलेट जो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, द वे आउट, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना। तो बिल्कुल आपका सी राजगोपालाचारी यानी कि सी आर जिसको बोलते हैं, तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी, है ना, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी आर फॉर्मूला इसको कहा जाता है, सी आर फॉर्मूला, है ना, इसके बारे में सुने होंगे आप लोग। सी आर फॉर्मूला किसके लिए किया गया था, ये द वे आउट पैम्फलेट। तो इसमें जो है सी आर फॉर्मूला जो दिया गया था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो राजनीतिक गतिरोध था उसको समाप्त करने के लिए, उसको कम करने के लिए यह फॉर्मूला दिया गया था, ताकि भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों का यानी कि दो राष्ट्र के रूप में भारत का विभाजन नहीं हो, किंतु ये काम नहीं आ पाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल यानी कि अंग्रेज और मराठों के साथ जो युद्ध हुआ था, तो सबसे पहला कब हुआ था, 1775 से लेकर के 82 तक। फिर उसके बाद दूसरा कब हुआ था, 1803 से लेकर के 1805 तक। फिर 1817 से लेकर के 1818 तक। ये 3 युद्ध हुआ है आंग्ल मराठा युद्ध। तो पहला जो युद्ध हुआ था और उसके बाद जो संधि हुई थी, कौन सी संधि हुई थी, 1782 में सालबाई की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। ध्यान रखेंगे, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था, नादिर शाह जो आक्रमण किया था, जो भारत को लूट के और भारत के बहुत ढेर सारे चीज़ों को, मयूर सिंहासन हुआ, तख्ता ताउस जिसको बुलाया था, कोहिनूर हीरा, ढेर सारे चीज़ों को लेकर के गए थे। तो ये किसके शासन काल में इन्होंने आक्रमण किया था, तो याद रखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला, इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये रंगीन कपड़ों और रंगीन मिजाज का था, यानी कि अलग तरह के मिजाज, है ना, मतलब कि महिलाओं का ड्रेस पहनना, इसका ये सारे उसके अंदर की मतलब की खूबियाँ थी, है ना, खूबी बोलो खामी बोलो जो भी चीज़ बोलना है। तो नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला के काल में हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया, मुंबई सत्र, लखनऊ सत्र, लाहौर सत्र या फिर आपका त्रिपुरा सत्र, कौन सा इसमें दिया गया था आपको कांग्रेस के जो है, ये कौन सा प्रश्न नंबर, ये 24 होगा। थोड़ी दोस्तों ये प्रश्न नंबर 24 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा लिखने में वहाँ पर मिस्टेक हो गया होगा। तो ये लाहौर सत्र के दौरान दिया गया था आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो लाहौर अधिवेशन कहाँ पर आपका, हमारा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं जी, स्मॉल जी, यानी जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पूछ रहा है आपको कि गुरुत्वीय त्वरण का जो सबसे कम या शून्य कहाँ पर होता है, इसका वैल्यू, इसका मान, भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, भूमि के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको शून्य पूछ रहा है, शून्य, या फिर सबसे कम कहाँ पर होगा। तो हमने आपको पहले इसके बारे में बताया था, किसके बारे में, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके बारे में बताया था। जल्दी से आप बताइए कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होता है या फिर आपका जो है ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। जल्दी से बताइए आप। 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पृथ्वी के केंद्र में जो है, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होता है, सबसे न्यूनतम होता है। ध्यान रखेंगे, सबसे न्यूनतम आपका पृथ्वी के केंद्र में होता है और सबसे अधिकतम ध्रुव पर होता है। कहाँ पर होता है, ध्रुव पर होता है सबसे अधिकतम, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और अगर यहाँ पर अगर इसके बारे में बात किया जाए, जो है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात किया जाए, फोर्स के बारे में बात किया जाए, तो आपका किसके पास जो है आपका विषुवत रेखा जो होती है ना, वहाँ पर मिनिमम होता है, ध्रुवों के पास मैक्सिमम होता है और केंद्र के पास सबसे मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द्रव्यमान दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, अगर इसके द्रव्यमान को दुगुना कर देंगे तो द्रव्यमान दुगुना यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम मतलब द्रव्यमान यानी कि मास, और भी मतलब वेलोसिटी यानी कि चाल। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि द्रव्यमान को हम दुगुना कर रहे हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग, जो मास जो है ये आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसका, सीधा समानुपाती है काइनेटिक एनर्जी का। और हम लोग जानते हैं अगर काइनेटिक एनर्जी मास के सीधा सीधा समानुपाती है, तो अगर मास यानी द्रव्यमान बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। अगर मास यानी कि द्रव्यमान को दुगुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। स्ट्रेंजर गैस, अनजान गैस किसको कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑर्गन, नियोन या फिर जेनोन। जल्दी से बताइए। तो 27 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो जेनोन हो जाएगा। जेनोन जो है आपका पृथ्वी के निकट नहीं पाया जाता है, बल्कि ये आपका वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है, इसलिए इसको स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जहां तक बात की जाए आर्गन, आर्गन का प्रयोग रेड बल्ब में किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। आर्गन, नियोन और जीनोन ये सारे क्या है, आपका अकीरीय गैस हैं। टोटल कितने अकीरीय गैस हैं, 8 अकीरीय गैस हैं। ध्यान रखेंगे, अकीरीय गैस के सबसे बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़ करके। हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें। यह किसके अंतर्गत रखा गया है, तो आर्टिकल 355 यानी 355, अनुच्छेद 355 में इसकी बात कही गई है।
अनुच्छेद 352, 356, 360 के बारे में मैंने आपको बताया है, जल्दी से बताएंगे ये किससे जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 352, 56, 60 किससे जुड़ा हुआ है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था, अगर घाटे की वित्तीय व्यवस्था है तो इसके लिए क्या करेंगे? सरकार आरबीआई से क्या लेंगे? मुद्रा लेंगे, है ना, मुद्रा। और मुद्रा लेंगे तो मुद्रा वो खर्चा करेंगे फिर, है ना, रुपीस को, यानी कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान से समझिएगा, घाटे की वित्तीय व्यवस्था है यानी कि सरकार के पास रुपया कम हो गया है बजट को कराने के लिए, तो यहाँ पर क्या करेगा? वो सरकार आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई को जाके बोलेगा कि भाई आप एक काम करो, क्या करो, आप जो है नोट छापो। अब वो नोट छापेगा, बहुत सारा नोट छाप करके उस घाटे को कम करने के लिए सरकार को ऋण दे देगा, और सरकार क्या करेंगे? उस रुपए को लेकर के काम करेगा। अब यहाँ पर मार्केट में ऑलरेडी जितना रुपया था, आरबीआई ने रुपया छाप करके, मुद्रा छाप करके उस रुपया की मात्रा में और भी वृद्धि कर दी। मान लीजिए पहले से 100 नोट्स थे और आरबीआई ने फिर 50 नोट छाप दिया, तो कितने नोट हो गए? 150 नोट हो गया। और वो 150 नोट आपका मार्केट में आएगा, लोगों के पास ज़्यादा रुपया हो जाएगा, और जब ज़्यादा रुपया होता है तो क्या होता है? मांग बढ़ जाता है, तो मांग बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी और इससे मांग भी वृद्धि हो जाएगी। तो हमारा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? अटाला का जो मस्जिद है ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। आपको शहर पूछा है तो आपको याद रखना है जौनपुर। कहाँ पर है ये आपका? जौनपुर में है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? कौन सा गवर्नर जनरल के समय? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलनबेरो, लॉर्ड एल्गिन, किसके काल में हुआ था? आपका जल्दी से बताएंगे तो आपका 31 नंबर का क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी के समय, है ना। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 31 नंबर का। तो हमारा लॉर्ड डलहौजी कहाँ पर है? सी ऑप्शन नहीं, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं महालवाड़ी बंदोबस्त। अब इसके बारे में मैंने आपको बता दिया महालवाड़ी व्यवस्था, लेकिन यहाँ पर अब इसके बारे में थोड़ा और बढ़िया से समझ लीजिए। महाल में से होता है गांव, महाल में से क्या होता है? गांव। इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व जो वसूलने का अधिकार होता था गांव के प्रधान को दिया जाता था, जमींदार को नहीं या किसानों से डायरेक्ट नहीं, बल्कि गांव के सब लोगों से कौन वसूलता था? गांव का प्रधान, ग्राम का प्रधान, और वो क्या करता था? सरकार को दे देती थी, है ना। तो यहाँ पर आपका ये, और इस महालवाड़ी व्यवस्था को चलाने वाला, लागू करने वाला कौन था? जल्दी से बताएंगे तो महालवाड़ी, अभी ऊपर में मैंने बताया था महालवाड़ी बंदोबस्त जो आपका अपनाया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। टॉमस मुर्नो के द्वारा कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त, है ना, अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट जिसको बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त। नेक्स्ट हमारा राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की स्वीकृति, अगर राज्यपाल कोई अध्यादेश जारी करता है और उसको स्वीकृति की आवश्यकता है 1 महीने के बाद, 30 दिन के बाद, 60 दिन के बाद, तो वह स्वीकृति कौन देगा? तो हम लोग जानते हैं जो राज्यपाल होता है वो राज्य का क्या होता है? संवैधानिक प्रधान होता है। और राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है अगर राज्य में कोई कानून पारित होता है विधानसभा के द्वारा या फिर विधानसभा एवं विधान परिषद के द्वारा, तो उस पर राज्यपाल का स्वीकृति आवश्यक होता है। जब तक राज्यपाल उस पर अपना हस्ताक्षर नहीं देगा, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 200 के तहत। मैंने बताया था आपको, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अपना हस्ताक्षर करता है और उसको अधिनियम बना देता है। उसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित उस विधेयक पर अपना स्वीकृति देता है तो वो आपका विधेयक बन जाता है। तो राज्यपाल किसका करेगा? विधानसभा का करेगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और राष्ट्रपति अगर पूछता तो संसद हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई? कौन सा संविधान संशोधन? तो 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा यह किया गया था प्रावधान। तो बिल्कुल बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य जो होते हैं राज्य में रह रहे स्नातक यानी कि ग्रेजुएट लोगों के द्वारा निर्वाचित होता है? 1/12, 1/6, 1/3, 1/4, यानी कि टोटल सदस्य का। तो हम लोग बिहार में टोटल कितने विधानसभा सीटें हैं? ये विधान परिषद की सीटें हैं 75 है, ध्यान रखेंगे 75 विधान परिषद की सीटें हैं। और उसका जो है 1/12 कुल सदस्य का 1/12 जो है ये क्या किया जाता है? स्नातकों के द्वारा चुना जाता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ? मंदिरों के निर्माण कला का जन्म, तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है, जो मूर्ति पूजा या फिर ईश्वर या फिर देवता की जो पूजा है ये तो आपका प्राचीन समय से आता ही रहा था, लेकिन मंदिरों का निर्माण नहीं किया जा रहा था, है ना, मंदिरों का। और मंदिरों की निर्माण की कला की शैली का विकास कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आपका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? मेगास्थनीज कहाँ का, किसके शासन यानी कि किसका राजदूत था मेगास्थनीज? तो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, पाटलिपुत्र में आया था। उसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। उसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है, ध्यान रखेंगे। और जो है इन्होंने अपनी पुस्तक में ब्राह्मण जो है इसके बारे में, ब्राह्मण वर्ग के बारे में, इसके बारे में चर्चा नहीं किया है। वो कहा कि इसका अस्तित्व उस टाइम पर नहीं था। ठीक है, बाकी सभासद, अहीर, सैनिक ये सारे उपस्थित थे।
परछन्न या फिर छिपी हुई बेरोजगारी, सबसे पहले आपको जानना है कि परछन्न या छिपी हुई बेरोजगारी है ये होता क्या है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका जो है कृषि क्षेत्र में पाया जाता है, परछन्न या फिर छिपी हुई बेरोजगारी। मान लीजिए एक आदमी के पास जो है 5 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन है मान लीजिए, चलिए अच्छी बात है। लेकिन और उसके घर में कितने सदस्य हैं, उसके घर में 5 सदस्य हैं, ठीक है। इस 5 बीघे जमीन को एक अकेले आदमी जो है जोत सकता है, लेकिन उस घर का पांचों सदस्य उस 5 बीघे जमीन में दिन रात कार्य करता है और वो सोचता है कि हम तो काम में लगे हुए हैं, हम तो रोजगार में लगे हुए हैं, हम तो आय के स्रोत यहाँ पर हमको मिल रहा है। लेकिन अगर सही से देखेंगे तो वो काम किसके द्वारा हो सकता था, एक व्यक्ति, मात्र एक व्यक्ति उस काम को कर सकता था, एक व्यक्ति द्वारा सारे फसलों का उत्पादन और उस 5 बीघे जमीन को जोता जा सकता था, किंतु 5 के 5 लग करके उसको किया। तो इस प्रकार से एक आदमी का प्रोडक्टिव यानी कि एक आदमी का जो उत्पादन हुआ वो क्या हुआ, वो आपका यानी कि सक्रिय हुआ। बाकी 4 आदमी उसमें क्या है, 4 आदमी की उत्पादकता जो है शून्य है, ठीक है। तो ये आपका परछन्न बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी है और इसके अंतर्गत श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता जो होती है शून्य होती है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी पर स्थित है। प्रसिद्ध महाकालेश्वर जो मंदिर है ये किस नदी पर स्थित है आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो ये आपका क्षिप्रा नदी पर है, कौन सी नदी पर, क्षिप्रा नदी पर। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। घुमक्कड़ जनजाति इसमें से कौन नहीं है, घुमक्कड़ जनजाति बोलते हैं घुमंतु, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास करने वाले जनजाति, कभी यहाँ पर रहे कभी हिमालय वाले क्षेत्र में रहे, जब वहाँ पर उसका सारा सामान, सारे जो आवास या रहने के जो भी चीज़ है, जब आवश्यकताएं कम पड़ गई तो वहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह निवास कर जाते हैं, तो इसको बोलते हैं घुमक्कड़। और इसमें जो पिग्मी है ना, ये आपका घुमक्कड़ जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में सबसे बड़ा समूह किसका है, भील, संथाल, गौंड या फिर आपका नायकदा। तो बिल्कुल आपका राइट क्या हो जाएगा, भील। सबसे ज्यादा जो है संख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों में भील का है। तो हमारा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, शीत ऋतु में उत्तरी भाग, ये भारत का दक्षिणी भाग हुआ और ये आपका हिमालय हुआ, तो ये आपका जो है उत्तरी भाग हुआ। तो भारत के उत्तरी भाग में अभी ठंड ऋतु में अभी जो है ना, जनवरी फरवरी दिसंबर और जनवरी फरवरी में जो है बारिश होती है वर्तमान में, है ना। तो ये जो वर्षा होती है ये आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ से होती है, ध्यान रखेंगे। और अगर साउथ इंडिया दक्षिणी भारत के बारे में पूछेंगे कि शीत ऋतु में दक्षिणी भारत में किससे वर्षा होती है, तो लौटती हुई मानसून से होती है। तो लौटती हुई मानसून क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत में हो जाएगा और पश्चिमी विक्षोभ क्या हो जाएगा, उत्तरी भारत हो जाएगा। इस प्रश्न के अनुसार बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमि बंधित है। भूमि बंधित नदी वैसे नदी को कहेंगे जो नदी निकलती है और निकल करके भूमि में ही समाप्त हो जाती है, किसी सागर या समुद्र किसी झील में जाकर के नहीं गिरती है, ऐसे प्रकार के नदी को बोलते हैं भूमि बंधित नदी। और इसका एग्जाम्पल है आपका लूनी नदी। लूनी नदी जो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, लेकिन ये क्या है, भू आवेष्टित नदी है, यानी कि आपका ये जाते जाते सूख जाती है पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 44 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। निर्वनीकरण का प्रभाव, मृदा का अपरदन, शहरीकरण, जैव विविधता में ह्रास, हिमालय जल स्रोतों का सूखना। तो कौन सा आपका बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो आपका शहरीकरण, शहरीकरण जो है आपका निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। बाकी मिट्टी का अपरदन हो या फिर जैव विविधता में ह्रास हो या फिर हिमालय में जल स्रोतों का सूखना हो, ये सब के सब क्या है, निर्वनीकरण का प्रभाव है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कार्बन क्रेडिट की शुरुआत। हाँ, काफी वीवीआई प्रश्न है ये आपका और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही कराया है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दूसरों को शेयर भी कर देंगे आप लोग, ठीक है। लाइक करना छोड़ देते हैं आप लोग, लाइक करेंगे, जरूर से जरूर लाइक करेंगे। इससे हम लोगों को थोड़ा अंदर में क्या है, हम लोग जोशील हो जाते हैं, इससे हम लोग है ना ज़्यादा बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए समर्पित होकर कार्य करने का क्या करता है, मन करता है ना। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, दूसरों तक शेयर भी करेंगे। तो कार्बन क्रेडिट की शुरुआत ये हमारा जो है आज से 3-4 जो पहले लेक्चर करवाया था मैंने, उसमें आपको बताया था जो कार्बन क्रेडिट की शुरुआत हुई थी वो क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान हुआ था। तो हमारा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था कब हुआ था, आपको जल्दी से बताना है क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था। अब यहाँ पर मिलाना है, एक तरफ कुछ आपके दिए हुए कंपाउंड यानी यौगिकों के नाम और उसके दिए हुए सूत्र आपको मिलाना है। धोवन सोडा, धोवन सोडा को बोलते हैं वॉशिंग सोडा। कौन सी सोडा, वॉशिंग सोडा, धोने वाली सोडा। और धोवन सोडा का सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10H2O। डॉट क्या होता है, 10H2O डॉट, यानी कि इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और इसको अगर बोलेंगे कैसे बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो हमारा यहाँ पर धोवन सोडा का क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहाँ पर दिया हुआ है, हमारा 3 हो जाएगा। एक नंबर का हमारा ए नंबर का 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से बी नंबर का देखेंगे खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा जो आपका बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है और ये होता है आपका NaHCO3, है ना, खाने वाला सोडा NaHCO3। इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर है सोडियम और यहाँ पर है हाइड्रोजन और यहाँ पर है कार्बोनेट, इसलिए इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमारा 4 हो जाएगा बी नंबर का। बाकी बात करने विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। विरंजक चूर्ण का क्या होता है सूत्र, CaOCl
और फिर Cl बाहर में रहता है ऐसे करके, तो इसी को बोलते हैं विरंजक चूर्ण। और इसका अगर आपको रासायनिक नाम पूछेगा कोई तो आपको बताना है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या फिर इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो हमारा सी ऑप्शन का कहां पर हो जाएगा? दूसरा नंबर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं पॉप, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? हड्डियों को जोड़ने, टूटी हुई हड्डियों को चिकित्सक क्षेत्र में जो है जोड़ने के लिए किया जाता है, मूर्तियों को सांचा ढांचा देने में किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग। और इसका सूत्र होता है CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, हाफ H2O। इसको बोलेंगे रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, या फिर हिंदी में बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। तो हमारा 4 नंबर डी नंबर का क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आप लोग सारा मिला देंगे, मैंने आपको समझाने का काम था मेरा, मैंने आपको समझा दिया। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन जो होता है वो होता है बैगनी कलर का। किस कलर का? बैगनी कलर का, वायलेट कलर का। ध्यान रखेंगे। सबसे कम किसका होता है? लाल कलर का। लेकिन अगर आपको पूछेगी तरंगधैर्य सबसे ज्यादा किसका होता है, तो लाल कलर का तरंगधैर्य सबसे ज्यादा, बैगनी कलर का तरंगधैर्य सबसे कम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? हाइड्रोलिक ब्रेक जो काम करता है किस नियम पर कार्य करता है? बर्नौली के नियम पर, आर्किमिडीज के नियम पर, पास्कल के नियम पर, या फिर स्टोक्स के नियम पर? किसके नियम पर कार्य करता है बर्नौली का जो है ये ब्रेक? तो ये आपका पास्कल के नियम पर कार्य करता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था? है ना, रेडियो सक्रियता, इसका खोज किसने किया था? जल्दी से बताइए। तो इसके बारे में मैंने आपको मिलान करने में बताया था आपको, हेनरी बेक्वेरेल, है ना, हेनरी बेक्वेरेल ने क्या किया था? रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, लेकिन लास्ट नहीं है, इसके बाद हम लोग हिस्ट्री का चर्चा करेंगे। सेशन में लास्ट तक आपको बने रहना है। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच कार्य करता है? ज्वार, ज्वार और भाटा आता है ना, तो आपका ये आपका हो गया अर्थ, और ये हो गया हमारा सूर्य, और ये हो गया हमारा चंद्रमा, या फिर आपको चंद्रमा इधर ले लेते हैं मून, है ना, इस प्रकार से। तो ये किस किस बल के बीच कार्य करता है? कोरियालिस बल। क्या कोरियालिस बल नहीं होता है। कोरियालिस बल पृथ्वी के घूमने का कारण उत्पन्न होती है। जेट स्ट्रीम ये भी नहीं होता है। चुंबकीय दबाव ऊंचाई ये भी नहीं होता है। ये होता है आपका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बल और केंद्रीय त्यागी बल, जिसको बोलते हैं यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। एक होता है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल खिंचाव बल, और एक आपका केंद्रीय त्यागी बल। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको मैंने बताया था 2 प्रकार की ज्वार भाटा आती है, एक आपका विरहत ज्वार भाटा और एक आपका लघु ज्वार भाटा। विरहत ज्वार भाटा कब आता है? जब अमावस्या और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है विरहत यानी कि लार्ज, और जो है लघु आता है अन्य दिनों में, है ना, ध्यान रखेंगे। और जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक सीध में हो, तीनों एक ही डायरेक्शन में हो, तब आता है विरहत ज्वार। कौन सा ज्वार? विरहत ज्वार। और जब आपका एक परपेंडिकुलर आ जाएगा तो उस समय आता है लघु ज्वार। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। ये आपका हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं ना, पिछले सेट से आप लोग करते ही आ रहे हैं, ज़्यादा बताने की कोई जरूरत है नहीं। हम लोग जो है वर्तमान में मिडिवल हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे थे, मध्यकालीन भारत के बारे में। थोड़ा जूम कर देते हैं ना, छोटा छोटा पॉइंट्स है, ध्यान रखेंगे। चले गुलाम वंश के बारे में। सबसे पहले भारत में इसकी स्थापना हुई थी, तो पिछले वीडियो नहीं देखें तो देख लेंगे। उसमें मैंने आपको मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में बताया था। मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को जो है तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में हरा दिया था, और उसके बाद भारत पर कब्जा कर लिया था। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु के बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक भारत की गद्दी पर बैठता है, किंतु वह अपना राजधानी लाहौर को बनाता है। और जब 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए, तब उसका जो उत्तराधिकारी बनता है, कौन आपका बनता है? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश बनता है। और इल्तुतमिश जो है आपका राजधानी को लाहौर से परिवर्तित करके दिल्ली लेकर के आता है, और उसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो गुलाम उसका संस्थापक नॉर्मली रूप से पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक, वास्तविक पूछेगा तो आपको बताना है इल्तुतमिश। ऐबक के समय राजधानी कहाँ पर था? मैंने आपको बता दिया, लाहौर में था। कुतुब मीनार का नींव या फिर इसका निर्माण किसने किया था? ऐबक ने किया था। लेकिन इसके अधूरे काम को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने किया था इसके अधूरे कार्य को पूरा। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग बात कर लेते हैं ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। क्यों लाख बख्श कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? बहुत ज्यादा मात्रा में दान देता था, है ना, दान देता था, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता था। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसके अलावा कौन सा? कुतुब मीनार का निर्माण या फिर उसका जो है क्या रखा था? नींव रखा था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेना नायक था। ये तो वास्तविक रूप से बोला जाए तो ये आपका मोहम्मद गौरी का सेना नायक था। और ये क्या किया था? ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? ध्वस्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था? मुस्लिम शासक आपका बख्तियार खिलजी। इल्तुतमिश ऐबक का क्या था? गुलाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में बता दें, ये देखने में अति सुंदर था। जब इसको
जो है आपका वहाँ क्या बोलते हैं मलक्का, मलक्का नहीं हॉर्मुज, वहाँ पर मंडी में जब बेचने के लिए लाया गया था इल्तुतमिश को इसके मालिक के द्वारा, तो इसका जो है दाम जो है इसका प्राइस बहुत ज़्यादा रखा गया था। लेकिन मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक को इल्तुतमिश को खरीदने का बहुत ज़्यादा मन था, किंतु बहुत उचित मूल्य मैंने अनुचित मूल्य होने के कारण उसको नहीं खरीदा था। बाद में इल्तुतमिश को जो है बेचने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली लाने के लिए कहता है, और जब इसको दिल्ली के ला करके बेचा जाता है तो इल्तुतमिश को ऐबक खरीद लेता है, और ऐबक की मृत्यु के बाद उसका गुलाम इल्तुतमिश शासक बन जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? ऐबक का। इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आपका इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था, और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी को शादी भी कर लेता है, इसलिए उसका दामाद बन जाता है। और ऐबक के मृत्यु के समय यह बदायूं का शासक था। ये पूछा हुआ है आपको, तो कहाँ का शासक है? बदायूं का शासक था ऐबक की मृत्यु के समय। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से कहाँ पर स्थानांतरित कराया था? दिल्ली स्थानांतरित कराया था। और इल्तुतमिश ने तुर्कान चेहलगानी यानी कि 40 सरदारों का एक दल का निर्माण किया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक रूप से स्वीकृति बगदाद के खलीफा से लिया था। वैसे मैंने आपको बताया था पहला मुस्लिम शासक जिन्होंने सुल्तान की उपाधि लिया था, कौन लिया था? महमूद गजनवी ने लिया था। और यहाँ पर वैधानिक रूप से बगदाद के खलीफा से अनुमति लेकर के सुल्तान की उपाधि इल्तुतमिश लेता है। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, और इन्होंने जीतल और टंका भी चलवाया था, ध्यान रखेंगे। इसने तुर्कान चेहलगानी यानी कि 40 सरदारों का, तुर्क सरदारों का दल बनाया था। इसने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। एकता प्रणाली की शुरुआत वैसे जैसे सामंतवाद यानी कि आपको दिखता है गुप्त काल में, यानी कि वेतन के बदले में क्या दिया जाता था? अमीरों को, बड़े बड़े अधिकारियों को जमीन दिया जाता था, इक्ता दिया जाता था, और उसको कहते थे इक्तदार। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान चेहलगानी का विनाश किसने किया था? बलबन ने किया था, उसका विनाश, है ना। बलबन ने सिरदा और पैबोस शुरुआत किया था। जो है बलबन के बारे में बात कर रहे हैं। बलबन जो है अपने राज दरबार में सिरदा एवं पैबोस यानी कि कोई भी जो उत्तराधारी, कोई भी जो आपका अधिकारी या फिर सेना नायक है, उसको क्या करना पड़ेगा? शासक के सामने झुकना पड़ेगा, अपने सिर को झुकाना पड़ेगा। तो सिरदा एवं पैबोस की जो है प्रथा इसी ने शुरू किया था, बलबन। इसने अपने विरोधियों के प्रति रक्त एवं लौह की नीति, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगर आपको आधुनिक काल में पूछा जाता तो रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने अपनाया था। और अगर दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर बलबन ने अपनाया था। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दिया था। कौन सी उपाधि? उलूग खां। नासिरुद्दीन महमूद एकमात्र ऐसा सुल्तान जो टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत किया था, याद रखेंगे। ये सारे पॉइंट्स आपका होता है क्लियर यहाँ तक। आपको आई थिंक ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। कहाँ पर किस प्रकार की समस्या आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और इसको कंटिन्यू रखते हैं इसी प्रकार से। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आप लोगों का प्यार रहेगा, इसके लिए क्या करेंगे? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दूसरों तक शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।